तो फिर 30%। तो वो अपने जिंदगी में कितने बार डोनेट कर सकता है? कितना बार ठीक है। और ये जो बोल रहा है अभी जो किया इस बार हमारी किताब के अनुसार, उसमें सिर्फ इतना ही किया कि अभी इसकी जगह 5 कर दिया। ठीक है, नील कर दिया। यहाँ जो है वो जो कोटा था 10 यहाँ शुरू किया, 5 को खत्म कर दिया इसने। 5 वही नहीं नया वाला। यहाँ पे 7.5 कर दिया, यहाँ पे 7.5 से 10 कर दिया। 7.5 सर वही है, 5 से 7.5 है। आ गया 5 से बैठो। 5 से 7.5 ये किया, 10%। 7.5 से 10 ये किया, ये हो गया 15%। फिर 10 से 12.5 12.5, फिर 12.5 से 15 लाख 15 से ऊपर है 30 लाख। ये बढ़ा है 5-5 का रेशियो, 15, 20, 25 और 15 से ज्यादा है 30%। तो 30%। ये अभी दोनों एप्लीकेबल, ये भी चल रहा है, वो जो बताया पुराना वाला नहीं वो भी चल रहा है। तुम दोनों को जब तुम आईटीआर भरते हो तो दोनों तुम भर सकते हो। इसके लिए भी उपलब्ध है, उसके लिए भी है। जो रिबेट जिसको चाहिए वो वाला कॉलम एक्सेप्ट करेगा, जिसको रिबेट नहीं चाहिए ये वाला कॉलम एक्सेप्ट करेगा। अभी दोनों एप्लीकेबल है, दोनों चल रहा है। ठीक है, बता दो। साले साल पैसा देता है सर इसमें? क्या उसमें साल पैसा देता है? हाँ, साल हर साल बजट में चेंज भी होता है, बढ़ता बजट है। इस बार बजट हुआ था इसे 5 लाख के। नहीं सर, जैसे कि जो पैसा डोन देने वाला है, डोनेट करता है, साल करता है। पहले जब तक वो आईटीआर भरेगा उसको पैसा बचाना है तो डोनेट करता जाएगा हर साल। जैसे आपको बचाना है पैसा फिक्स नहीं है सर कि साल भर में भरवे करेगा। तो आप उससे अभी देखो किसी का मान लो कि 5 करोड़ का इनकम है, ठीक है, 5 करोड़ यदि इनकम है किसी का, तो इसमें यदि इसको छूट मिल गया नॉर्मल 5 करोड़ का माल, 5 लाख वाला कॉलम उसने लिया तो 5 लाख रुपया उससे बच गया। ठीक है, और इसको कोई सेक्शन ऑप्शन नहीं दिया है कहीं बचने का, तो ये आदमी क्या करेगा, वो कॉलम अपनाएगा जो पहले वाला है 20%, 30% आए, जिसमें 15-20 नहीं है। वो उस समय क्या करेगा, यहाँ पे लगभग 5 लाख के आसपास यहाँ पे उसका सेव हो जाएगा। यदि वो लोन ले रखा है तो 2.5 लाख रुपया तक होम लोन बचा लेगा। 80C के तहत कहीं जो म्यूचुअल फंड, LIC और कुछ किया है तो 1.5 लाख रुपया वो बचा लेगा। और जो डोनेट इतना तो हो गया नॉर्मल, लगभग कितना हो गया 9 लाख। इसके बाद सपोज उसने 1 करोड़ रुपया डोनेट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 9 लाख। 1 करोड़ 9 लाख हो जाएगा ना। तो 1 करोड़ 9 लाख हो गया, अभी उसको टैक्स कितना भी भरना पड़ेगा, 3 करोड़ 10 लाख पे, 3 करोड़ मतलब 91 लाख पे। अब इस पर जो उसको 30% टैक्स है वो भरेगा। धार्मिक स्थल पर 1 करोड़ जो रुपया बच गया, 1 करोड़ का 30% हो गया कितना, 30 लाख रुपया। 30 लाख हुआ ना, और उसने दिया कितना, ओनली 10 लाख। उसने बचाया कितना, 20 लाख। 20 लाख रुपया सरकार से बचा लिया। टैक्स सर अपने आप अकाउंट से कट जाता होगा? नहीं भाई, जाके कटाना पड़ता है। जो कमाता है वो भरता है, IT रिटर्न भरना पड़ता है, और जो सर्विस करता है उसको जहाँ पेमेंट आता है वहीं से कट जाता है। सर धार्मिक स्थल पर इतना जो रुपया जाता है ये सब कहाँ जाता है, मतलब वो खर्च करता होगा मंदिर में? मंदिर में क्या होता है कि मंदिर बहुत सारे, एक तो मेंटेनेंस हो गया, उसका डेवलपिंग हो गया, उसके अंदर जो लोग काम करते वो हो गया, सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारे खर्चे हैं उसको। बहुत अगर वो भी चाहते होंगे गरीब गुरिया डोनेट करते होंगे, हाँ वो डोनेट करता है, PM फंड में जैसे किया है। पटना हनुमान मंदिर है उसका सर, जैसे कोई हेड होगा तो ये हॉस्पिटल भी है, जनरली आदमी रहता है या सरकारी रहता है? एक्चुअली क्या होता है, कोई ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी अक्सर वो होता है जो जमीन डोनेट करता है, जो अपना जमीन दिया और उसका ट्रस्टी बन गया, या उसका जमीन डोनेट कर दिया, बाकी एक टीम बना लिया और उसका पैसा वगैरह जो भी डोनेशन से लेके मंदिर बना दिया। अभी उसमें जो भी दान आएगा, और इसका क्या होता है, साधु महात्मा जो होते हैं वो लोग इसके मेंबर्स होते हैं जो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, हेड बन जाता है। ठीक है, उसी में से कोई सिलेक्ट हो जाएगा और हेड बन जाएगा। उसके बाद जितना भी पैसा आएगा उसका हिसाब किताब वो लोग रखेगा। बाकी जो प्रशासन है यहाँ का वो उसको टच नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। हनुमान मंदिर है सर, सब जगह शरीफ में उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सब जगह। और ये लोग बड़े बड़े काम भी करते हैं, हनुमान मंदिर तिरुपति वगैरह जैसे, उसमें बोलता है काफी टर्न्स होना पड़ा हुआ बहुत है। बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल। तो धार्मिक को ये सब छूट है। चलो अपने टॉपिक पे आ जाए। उसमें जाइए ना, तब फिर दवाई करेंगे, दवा नहीं लगता। वो जो करेक्शन था नहीं वाला, फर्स्ट वाला तो सेम है, नहीं दवाई नहीं लगेगा।
फर्स्ट वाला तो सेम है, सेकेंड वाला जो था 0% 5 लाख तक, 10%, 15%, 20%, 25%, वो अपडेट कर लेना। ठीक है, ऐसे इस वीडियो में तो आ ही जाएगा अपडेट वाला, वीडियो ऐड कर देंगे। चलो अभी क्या पढ़ेंगे, ये लास्ट है। अभी आज पढ़ेंगे कृषि, जनसंख्या, गरीबी। मेन 3 चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कृषि का हमारे जीडीपी में कितना योगदान है। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, कल या परसों। कितना है? 17.2% जीडीपी में इसका योगदान है। यदि हम रोजगार की बात करें, कितने लोग जो है कृषि पर डिपेंड हैं, तो लगभग 49%। 49% इंडियन जो है, लगभग 49% लोग कृषि करते हैं। 80% दिया उस पर डिपेंड दिया रहता है। अभी है 49%। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, हम किताब में देखे थे 80% है कृषि का। 70% था वो पहले। चलो ठीक है। अभी भी जनता सेक्टर तक कृषि है। अरे सुनो, अभी क्या एक क्वेश्चन था कि रोजगार के अनुसार क्रम में सजाए। तो पहला नाम था कृषि का, दूसरा नाम था सेवा का, तीसरा नाम था उद्योग का, और ऑप्शन में दिया था 1, 2, 3। दूसरा था 1, 3, 2। तीसरा था 3, 2, 1। दूसरा था 2, 3, 1। 1, 3, 2 कौन सा होगा? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2 सेवा में सबसे ज्यादा है सर। 2, 3, 1 कौन सा आएगा? नहीं बताओ। 2, 3, 1 सबसे अधिक ये वाला। जी सर, गलत। पहले सेवा है, सबसे पहले सेवा। 2 कृषि तो सेवा तो उद्योग। 2, 1, 3 होगा। 1, 2, 3 1, 3, 2 इसके अनुसार जो 49% अभी दिखा दिया। अभी 2 मिलकर से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, कुछ भी कर लो। ये जो है 30% है, और ये जो है कितना परसेंट बच गया? 21। 1, 2, 3 होगा। अब इसके अनुसार तुम देख सकते हैं कौन सा सही होगा। रोजगार की बात, कितने लोग उसमें डिपेंडेंट है? रोजगार कितने लोग कर रहे हैं उस क्षेत्र में, फील्ड में, कितना ज्यादा इनकम दे रहा है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ रोजगार की। कितने % लोग को रोजगार दे रहा है? हिंदुस्तान में कितने % लोग कृषि करते हैं, कितने % लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, कितने % लोग उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं? इनकम में तो 53 है सर सेवा का। क्वेश्चन जो है इनकम की बात, इनकम तो 53.66 है। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि बंदा उसे रिलेटेड काम कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लोग डाउट में होता है। क्वेश्चन एकदम इजी है, सिंपल है, बस सिर्फ समझना। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि कितने बड़े रोजगार जिस तरह से दिया गया है, कर्म रूप से सजाएं इन तीनों को। ठीक है, सही आंसर किसी ने नहीं बताया, जबकि एक मैंने लिख भी दिया था, 49% दिया था। पीछे चल गया वो जो पहले नहीं बताए थे, सेवा में इतना है परसेंट, वो पैसे का इनकम है, वो जीडीपी में उसका योगदान, उस हिसाब से सब पीछे सोचने लगा। तो वो जो थोड़ा ध्यान दे के मिक्सअप नहीं करना है, खिचड़ी नहीं बनाना है। मेन है सर, खिचड़ी न बन जाता है तो एग्जाम में चोखा नहीं हाँ, वही में माइनस हो जाता है। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, खिचड़ी नहीं बनाना है। क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो, पहले समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक क्वेश्चन में कितना भी कुछ करेगा तो मिनिमम 1 मिनट का टाइम होता है कि एटलीस्ट तुम जो है क्वेश्चन समझने में 30 सेकंड दो। क्वेश्चन मांग क्या रहा है आंसर, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसके हिसाब से उसका डिमांड पूरा करो। समझिए, ऐसा नहीं है ऊपर कुछ देख लिया, कुछ और पूछ रहा है, नीचे हम कुछ और समय खा जाता है इसमें, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 10 मिनट में 50 को मारना पड़ता है। अभी कृषि के योगदान की, मतलब कृषि को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा चीज आया वो क्या आया था? हरित क्रांति, गेहूं उत्पादन कब आया था? 1966 में। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई थी हरित क्रांति के तहत? गेहूं का उत्पादन में बढ़ावा। सबसे पहले क्या गया, उसका तकनीक बढ़ाया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई। ठीक है, आधुनिकरण किया गया, जिसके बीज उर्वरक सब मॉडर्न जो है उसको उर्वरक, मतलब जो भी मतलब सबसे अच्छा चीज है उसको लाया गया ताकि ज्यादा उपज हो सके।
तो इसके लिए जो मेन काम किया, सिंचाई की व्यवस्था किया, उर्वरक का व्यवस्था किया, बीज का व्यवस्था किया, अच्छे किस्म के बीज। सिंचाई, बीज, उर्वरक और तकनीक, ये सब के थ्रू इसको कृषि को बढ़ाया गया। इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ? चावल और गेहूं। यदि इंडिया में बात किया जाए, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा? पंजाब। उसमें रहा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आज ही देखा, लिखा था कि हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ किया वो किस चीज में किया? पहला ऑप्शन था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा में था पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तीसरा में था पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। चौथा में था, ऐसे 3 राज्यों का नाम था। तो तीनों राज्य का नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक में दे दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा में दे दिया उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया डेवलप हुआ है। हम लोग सब पहले से पंजाब हरियाणा में जानते हैं। हाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये एरिया जो इसके बॉर्डर के आसपास ही आता है, हरियाणा बॉर्डर के पास, ठीक है। बता दो। अभी एक क्वेश्चन और था, इंटरनेशनल फादर ऑफ हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। एक आज बोलो। नॉर्मन एस बोरलॉग, ठीक है। और यदि इंडियन की बात करें स्वामीनाथन। तो क्या नाम था उसका? एस स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये जो मेन चीज है उसको हमें याद रखना है। मिटा दो इसको। अभी इसके अलावे ये तो मेन हो गया हरित क्रांति के थ्रू जो करना था। इसके अलावा कुछ योजना चलाई सरकार डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से जो योजनाएं हैं, यदि योजनाएं की बात करें कृषि के कंसर्न, पहला है कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-2008, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी खासियत क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करेगी, योजना बनाएगी राज्य गवर्नमेंट। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। ये भी सेम था, 7 बट इसका जो एक्ट बनाया गया वो बनाया गया NFSM, नेशनल सिक्योरिटी फूड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये 2013 इसका एक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर एक स्कीम है। स्कीम में सब तो एस थोड़ी है। एस नहीं है, यहाँ पे M है, मिशन ही है, NFSM ही है, मिशन ही है, NFSM मिशन, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2013। हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। इस एक्ट के तहत इसका मतलब योजना, 2 योजना चलाया गया। इसके तहत क्या हुआ कि जो योजना चली है इसको राइट माना गया, वैज्ञानिक दर्जा दिया गया इसके तहत। खाद्य सुरक्षा को बुलाया था खाद्य सुरक्षा। जो भी राशन उसमें बढ़ता है इसी एक्ट के। हाँ, अभी क्या है कि जितने भी देश में लोग हैं सबको अनाज मिलना चाहिए, उसका राइट हो गया, वैज्ञानिक दर्जा हो गया। इसके तहत जो भी है कहानी कही गई है, ये 80 करोड़ लोगों को
80 करोड़ लोगों को अनाज प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमारा राशन कार्ड होता है ना, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो जो भी है, उसको इसके थ्रू दिया जाता है। इस योजना के तहत इसका नाम दिया है अंत्योदय योजना। ठीक है, इस योजना के तहत इन लोगों को दिया गया। इसके तहत एक और आता है मिड डे योजना। मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील या मिड डे मील कर दो इसको। ये कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आया था कब शुरू हुआ, ठीक है, 1995। उसमें प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। ये सबसे पहले सर कहाँ शुरू हुआ था, किस राज्य में? कौन सा? सबसे पहले मिड डे मील वाला एमपी में। एमपी कहीं ठीक है। तमिलनाडु लगता है, मध्य प्रदेश है, सही है सर, मध्य प्रदेश। एमपी है, हाँ। अंत्योदय योजना मिड डे मील का मतलब क्या होता है? मिड डे वाले खाना देते हैं। मध्याह्न भोजन में पहुँचाने नहीं जाता, गाड़ी से आके पहुँचा। सर इस योजना को जयप्रकाश नारायण ही लाए थे। कौन सा? अंत्योदय अंत्योदय योजना नहीं, जयप्रकाश नारायण कहाँ गया? ये कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1995। 1950। नहीं, ये शुरू हुआ है 1976 के आसपास। समय पीएम कंफर्म नहीं, एक बार देख लेना। एक था अनवरत योजना, बोलने एक है अनवरत योजना मध्य प्रदेश 77-78। ये आई थिंक 75-76, एक बार चेक कर लेना। बिहार में कब हुआ मिड डे में? बिहार में उसके बाद ही मध्य प्रदेश। 2000 कुछ में हुआ था मिड डे मील बिहार में 2005 है बिहार में। 2005 बिहार में 2005 वही वही में 2005। ठीक है, इसके तहत मेन 2 योजना है, अंत्योदय योजना और 2005 मिड डे मील। अंत्योदय योजना बिहार अंत्योदय तो है 75 में 77-78 था अंत्योदय। इंदिरा गांधी थे। इसके अलावा और जो योजना है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जितने बीमा योजना थे 10 बीमा योजना को मर्ज करके एक बनाया गया बीमा योजना, जिसके तहत मैंने पढ़ाया था कौन कौन सी बीमा योजना आई है फसल को अनाज पैसा देने के लिए। इसके अलावा एक और है किसान संपदा योजना, एक है पर्यावरण अनुकूल योजना। पर्यावरण अनुकूल योजना में क्या होता है कि जो हमारा जो मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जो जैविक खेती जिसको बोलते हैं। एक है सर किसान सम्मान निधि योजना। उस किसान सम्मान निधि योजना से पैसा देते हैं, नया नया आया। वो जो है गवर्नमेंट जो है जस्ट इलेक्शन से जस्ट पहले क्रिसिल भी अनाउंस किया था। क्रिसिल KRISL। हाँ, वो भी किया है। क्रिसिल तो उसमें क्या था, सम्मान निधि योजना में साल में 6,000 रूपये किसान को दिया जाएगा। हर एक 4 महीना पे उसको 2,000 दिया जाएगा। मतलब महीने में कितना हो गया, साल में 500 रुपया। महीने का 500, पर डे का लगभग 17 रुपया। छोटा किसान का ना, छोटा हाँ, 14 हेक्टेयर से कम दिया। नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये है, जमीन उसमें दर्शाया गया कितना हेक्टेयर से कम नहीं ठीक है, किसान तो खेती कर लिया, MSP इसका दर जो रेट बोलते हैं इसको, रेट कितने टाइप के मिलते हैं ये लोग को? किसान जो है रेट क्या क्या होता है? एक तो MSP बोलते हैं। क्या होता है MSP? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेलिंग प्राइस था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, उसके बाद और कुछ था। इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका हाँ, MSP को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये कौन है? पहले जो पढ़े सर MSP मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। नहीं वो गलत था, वो होता है मार्केटिंग आइटम के लिए। MSP जो फूड आइटम इसमें लिख देता दाम, किसी का दाम लिख देता 10 रुपया। MRP जो बोलते हैं, MRP वो रिटेल प्राइस। हाँ, रिटेल प्राइस होता है। ये MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। दूसरा होता है एक खरीद रेट, प्रोक्योरमेंट रेट, खरीद दर। तीसरा होता है आर्थिक दर, ठीक है, इकोनॉमिक रेट। और चौथा होता है जारी दर। ये 4 प्रकार के दरें हैं जो किसान को मिलता है। कैसे होता है, कौन कौन सा दर वो देखते हैं। जारी इशू दर, इशू रेट। किसान का जो फसल होता है सर, उसका रेट तय करता होगा सरकार। उसी कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले किसान के लिए MSP है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। इसको कब से शुरू किया गया? 1976, 75-76 के आसपास इसको शुरू किया गया। कहीं 76 लिखा है, कहीं 75 लिखा है, इसलिए तो मर्ज कर लिख 75-76 लिख सकते हो। इसमें जो है 23 फसल, जो फसल है ना टोटल 23 फसल का दाम
बताया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों टाइप की फसल होते हैं, रबी और खरीफ रबी प्लस। अब इसमें क्या होता है, अभी दो अलग अलग टाइम के लिए होता है, तो इसलिए साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार इसका रेट निकलता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा था, ये दर डिसाइड कौन करता है? CCEA पहले इसके पहले हमने पढ़ा था CACP, उसके बाद ये सुझाव देता है सुझाव देता है और जारी जो करता है CCEP। CACP क्या है? सुझाव देता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कमीशन कमिटी CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है कमीशन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक प्राइस। ठीक है, ये जारी करता है CCEA था सर, अफेयर था CCEA था इकोनॉमिक अफेयर। यस, CCEA और ये है CACP। ये क्या करता है? सुझाव देता है, आयोग है। ठीक है, ये जो शुरू हुआ वह 1985 में, 25 में। इससे पहले एक और था, उसको बोलते हैं CAP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस। ठीक है, 65 में ये था, 1965 कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस। ठीक है, ये था, इसी के तर्क पे ये बना। ये क्या सुझाव देता है? ये 2 टाइप का सुझाव देता है। क्या देता है वो आगे देखते हैं। ये मिटाऊं, इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले इस टाइप में बता देता हूं। ये है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, ये मंत्रालय है। और ये जो है आयोग। ये क्या है? आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब इसका कहानी क्या है? ये तो जारी करता है, ये 2 टाइप का सुझाव देता है। एक होता है C2 लागत, एक बोलते हैं C3 लागत। C2 लागत वो है जो किसान का एक्चुअल लागत है उपजाने में। कोई भी यदि गेहूं उपजाया उसमें कितना लागत हुआ, उसमें उसका ऐड हो जाएगा उसकी मजदूरी, रोज की मजदूरी, उसका ऐड हो जाएगा बीज का कॉस्ट, उर्वरक का कॉस्ट, पानी का कॉस्ट और जोताई भी होता है। जो भी मतलब काम करता है। उपज होने के बाद जो उसका रेट होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, जो भी हो उसको बोलते हैं C2 लागत। ये जो होता है एक्चुअल कॉस्ट होने के बाद, मतलब C2 प्लस C2 का 10%। C2 एक्चुअल का जो लागत हुआ वो हुआ, और C2 प्लस C2 का 10%, इसको बोलते हैं C2 लागत। C3 लागत, समझिए? इसका सर 10% यदि किसान का हो, मतलब 10% का बेनिफिट, 10% बेनिफिट उसमें जोड़ने की बात की गई। अभी सरकार कुछ दिन पहले इसका इशू किया था, रेट MSP इशू किया। उसमें क्या किया है? C2 इंटू 1.5 टाइम्स, बोला 1.5 गुना हमने सरकार का क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है इनकम। तो अभी जो इशू किया हाल फिलहाल C2 का 1.5 गुना, C2 प्लस C2 का 1.5 गुना। नहीं C2 नहीं, C2 का 1.5 गुना। जैसे हमारा लागत 5 रुपया है तो उसने हमारा रेट दिया टोटल 7.5 रुपया, तो बेनिफिट कितने का हो गया? 1.5 रुपया। यदि C3 लागू करता तो बेनिफिट होता ओनली 10% का होता 5.5 रुपया भी। तो उसके लिए सरकार का भी मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी तरह 2022 तक किसान का जो मतलब इनकम है 2 गुना करने का प्लान उसने बनाया। तो उसके तहत जो अभी जो निकाला है रेट, MSP जारी किया है वो 1.5 गुना जारी किया है। तो ये ठीक है, C2 इंटू 1.5 टाइम्स। ठीक है, इससे जस्ट पहले इतना था 10%। ये सुझाव देता है इस तरह से, CACP सुझाव देता है। C2 बताएगा एक्चुअल कॉस्ट क्या है और C3 बताएगा C2 प्लस C2 का 10%। तो
C2 सर अभी खत्म हो गया होगा। खत्म नहीं, C2 तो है ही ना ये। सर ये C3 C3 भी, ये दोनों है। ये उन्हें सुझाव दिया है कि सर ऐसे आप कर सकते हो, बट CA वो जो था कौन था, CCA जो है उसने ये डिक्लेयर किया C2 into 1.5 टाइम्स, ये MSP मंत्रालय वही है। हाँ, मंत्रालय जो है, जो मतलब मिनिस्ट्री जहाँ बैठता है वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि अभी जो है जो हम MSP जारी करेंगे C2 into 1.5 टाइम, मतलब 1.5 गुना करेंगे, 10% नहीं करके 50% ज्यादा करेंगे। सिंपल फंडा ये, ठीक है। समझ में आया? मिटा दूं? इसमें तो ज्यादा ही फायदा है सर। हाँ, ज्यादा है। अभी उसका प्लान है कि अभी सुना होगा ना, कुछ दिन पहले MSP बढ़ाया गया सब कुछ का, हर चीज का, किसी का 200, किसी का 300, किसी का कुछ बढ़ाया गया है। किसानों को प्रोत्साहन में देगा 1728 रुपये प्रति क्विंटल। अभी क्या होता है, खरीद रेट क्या होता है? खरीद रेट, इस रेट पर हम खरीद रहे हैं। सरकार मतलब खरीदती है रेट वही। FCI जो है, FCI क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अनाज खरीदती है हमारे यहाँ, ठीक है, वो खरीदती है इसको। खरीदने के बाद MSP का रेट हुआ ही, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगता है, जैसे मंडी तक लाने का खर्चा, उसके बाद जाके कुछ इधर उधर का खर्चा, तो उसको बोलते हैं खरीद रेट। सेम यदि आर्थिक दर पे जाएंगे तो प्रति क्विंटल, 1 क्विंटल इस रेट पे आने के बाद 1 क्विंटल पे जो खर्च हुआ, चाहे यहाँ से लेके फिर कहीं और गया, वहाँ जाने के बाद बफर से निकल के जब FCI के थ्रू जब आ गया, तो यहाँ पर जो भी खर्चा होगा इसना, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या अनाज कहीं खराब हो गया होगा, गिर गया हो, चूहा खा गया, किसी भी रीजन से, जब सब कुछ होने के बाद जो लास्ट बच गया, उसमें जितना रेट उसको पड़ा वो रेट कहलाता है इकोनॉमिकल दर, ठीक है। अभी है जारी दर। जारी दर वो है किसी योजना के तहत सरकार ने किसी चीज का रेट तय किया, जैसे गेहूं का है 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो, ठीक है। उस हिसाब से सपोज कोई मान लो चावल है, चावल आर्थिक दर 22 रुपए किलो हो गया, सरकार ने खरीद लिया इस रेट में, बट इशू रेट क्या किया, 2 रुपया केजी, नहीं करता ना। तो इसको बोलते हैं कि अब यहाँ पे हम सब्सिडी निकालेंगे, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे क्या दिया, सब्सिडी। सब्सिडी कितना हो जाएगा, 22 - 2 = 20 रुपीज। 20 रुपीज का सब्सिडी दिया। अभी पूछेगा यहाँ पे सब्सिडी क्या है, तो क्या हो जाएगा, आर्थिक दर माइनस जारी दर = सब्सिडी। जारी दर तभी लागू था किसी योजना के तहत हम किसी को अनंत योजना के तहत जो दिया था 2 रुपये 3 रुपये किलो, उस तरह देखेंगे तो इस पे किसान को जो है 20 रुपया एक, इस हिसाब के रेट को माने तो 20 रुपया की सब्सिडी हर एक फैमिली को दिया जा रहा है, ठीक है। अभी एक चीज वहाँ जो चलाया था, कौन सा था, नेशनल सिक्योरिटी फूड मिशन। इसके तहत जो है सरकार जो है 25 केजी राशन देती है एक फैमिली को। एक फैमिली में एवरेज माना गया है कितना, 5 लोगों का, मतलब एक फैमिली में 5 केजी, एक फैमिली में 5 लोग माना गया एवरेज, और एक आदमी के लिए 5 केजी। पर अनंत्य योजना है उसके तहत 30 केजी दिया जाता है अनाज, 30 केजी। अंत्योदय वाला 30 केजी, अनंत्य योजना वाला में 30 केजी किया जाता है, और NFSM के थ्रू 25 केजी दिया जाता है। ये भी याद रखना, दोनों पर पूछता है। अंत्योदय वाला सब जो पहले मिलता था वो होगा ना, अंत्योदय वाला भी जो मिल रहा है वो सब क्या, वही है अंत्योदय वाला ही है। अंत्योदय वाला जाऊँ उसमें तो अभी तो परिवार फैशन है सर, अभी तो फैशन है। ये फूड सिक्योरिटी के तहत ये भी मिल रहा है, दोनों चल रहा है अभी। जो पीला कार्ड जिससे लाल कार्ड देखते हैं, हाँ, वो मुझे नहीं पता है लाल कार्ड। तो उसमें रेट में सिर्फ अंतर है, समझे। तब पीला वाला अंत्योदय है ना, उसमें फिक्स है, अगर तुम ज्यादा परिवार है ना तो ये उतने देगा। नया पीला काम फिक्स है, 25 या 30 किलो। अभी 5 मिनट का ब्रेक, ब्रेक के बाद 30 किलो फिक्स फिर शुरू करेंगे। इसको बेचते का, अभी तो खरीद रेट पता चला, अभी पढ़ेंगे इसको बेचते कहाँ है, किसान इसको कैसे बेचेगी। बेचने के बाद हो जाएगा कृषि लगभग खत्म, कृषि के बाद शुरू करेंगे हम गरीबी, उसके बाद जनसंख्या, उसके बाद बेरोजगारी। चलो ठीक है, मन कर रहे